तो मैं आपको बता रहा था कि जो मिनटों के समय जो वो प्राप्त कर रही थी। दिल्ली दरबार की यदि हम बात करें तो दिल्ली दरबार ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी सर्वोच्च प्रतिष्ठित करने के लिए एक तरह से आयोजित उस समय किया जा रहा था। इस दरबार में भारतीय रियासतों के सभी राजे महाराजे, ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी जैसे महामंत्री, जैसे भारत मंत्री, वाइसराय, सर्वोच्च सेनाध्यक्ष, प्रांतीय गवर्नर, वाइसराय की कार्यकारिणी के परिषद सदस्य एवं अन्य लोग इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। इस दरबार में सरकार ने जब जन समुदाय के समक्ष बंगाल विभाजन को रद्द करने की एक तरह से घोषणा की थी और ब्रिटिश भारतीय राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने के लिए भी एक तरह से घोषणा की गई। सरकार द्वारा यह समझा गया कि यह दोनों घोषणाएं हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों की आवश्यकताओं को संतुलन में ला सकेंगे। पहली घोषणा से हिंदू खुश होंगे और दूसरी से मुसलमान को भी एक तरह से संतोष मिलेगा। किंतु सरकार को यह दोनों ही उद्देश्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाए थे। बंगाल विभाजन रद्द किए जाने के से मुसलमानों को आघात पहुंचा और वे अत्यंत रुष्ट हो गए और उन्हें अब अंग्रेजों की सद्भावना में विश्वास एक तरह से नहीं रहा था। इस बीच में मुस्लिम लीग की आंतरिक राजनीति में एक परिवर्तन भी आया कि और वो ये था कि लीग में अब अनेक ऐसे युवा नेता सम्मिलित हुए जिनकी विचारधारा राष्ट्रवादी थी और इन राष्ट्रवादी युवाओं की विचारधारा परंपरागत अर्ध सामंती एवं पृथकवादी तत्वों के समान एक तरह से नहीं थी। ये नेता ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सभी भारतीयों के लिए हानिप्रद एक तरह से मानते थे और इन नेताओं में अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, हकीम अजमत खां आदि थे। इन नेताओं के प्रभाव से मुस्लिम लीग की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका एक तरह से परिवर्तित हो गई थी। मुस्लिम लीग का प्रधान कार्यालय अलीगढ़ से लखनऊ स्थानांतरित एक तरह से कर दिया गया था। लखनऊ में कार्यालय स्थापित होने से लीग का वातावरण अलीगढ़ के सांप्रदायिक वातावरण के समान न रहकर राष्ट्रवादी विचारधारा से एक तरह से उत्प्रोत होने लगा। नए राष्ट्रवादी मुसलमान नेता अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, जफ़र अली खान आदि ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की अपने समाचार पत्रों में तीखी एक तरह से आलोचना की। अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल में ब्रिटिश नीति की कटु आलोचना की। मोहम्मद अली ने कामरेड नामक अंग्रेजी पत्र और हमदर्द नामक उर्दू पत्र में ब्रिटिश नीति की एक तरह से आलोचना करते हुए मुसलमानों को जागृत करने का प्रयास किया। 1912 में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में चिकित्सकों का एक दल सद्भावना के आधार पर तुर्की भेजा गया और मुसलमानों द्वारा इसके लिए व्यापक मात्रा में धन भी एकत्रित किया गया। 1914 में प्रथम महायुद्ध शुरू होने के उपरांत अंग्रेज़ों का मुसलमानों से विश्वास और भी कम होने लग गया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण भारतीय मुसलमानों के पक्ष में अब उतना नहीं था जितना पहले होता था। इसलिए मुस्लिम लीग की राजनीति में एक नवीन युग का प्रवेश हुआ। इसी बीच कांग्रेस और लीग में भी एक समझौता हमें देखने को मिलता है। वो हुआ था 1916 में। मुस्लिम लीग की विचारधारा में कांग्रेस के प्रति सकारात्मक परिवर्तन आने के कारण कांग्रेस के दृष्टिकोण में भी एक तरह से बदलाव आया। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में मुस्लिम लीग से संबंधित मुद्दों को अपनी सहानुभूति एक तरह से देना प्रारंभ कर दिया। उदाहरण के रूप में 1913 के कांग्रेस अधिवेशन में तुर्की एवं फारस के प्रति सद्भावना प्रकट की गई। ब्रिटिश सरकार संबंधी प्रेस ने लीग एवं कांग्रेस के बीच होने वाले मित्रतापूर्ण संबंधों में दरार डालने का प्रयास किया, लेकिन 1915 तक मुस्लिम लीग ने राष्ट्रवादी तत्वों के प्रधानता के कारण कांग्रेस के अनेक नेताओं को मुस्लिम लीग के अधिवेशन में भाग लेने के लिए एक तरह से आमंत्रित कर दिया। लीग के अधिवेशनों में महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू आदि नेताओं ने भाग लिया।
इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने यह प्रस्ताव रखा कि भारत के राजनीतिक सुधारों के लिए कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग मिलजुल कर कार्य करें। परिणामस्वरूप संयुक्त कांग्रेस लीग योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया और यहीं से कांग्रेस एवं लीग के बीच मित्रतापूर्ण सौहार्दपूर्ण संबंधों का काल एक तरह से शुरू हुआ, जो कि 1922 तक चलता रहा। लखनऊ समझौते में यह कहा गया कि साम्राज्य के पुनर्गठन में भारत को पराधीनता की वेदी से ऊपर उठाकर आत्मशासित उपनिवेशों की भांति साम्राज्य के कामों में बराबर हिस्सेदारी बनाया जाए। लखनऊ समझौते को भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक उपलब्धि बताया। यद्यपि इस घटना को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में कहने में संकोच होता है, क्योंकि इस समझौते के अवसर पर कांग्रेस ने अपने अनेक सिद्धांतों को तिलांजलि भी दे दी थी। कांग्रेस ने लीग को मुसलमानों का प्रतिनिधि मान लिया और इससे कांग्रेस ने स्वयं को आवासीय रूप से हिंदू संस्था के रूप में प्रदर्शित कर दिया और इस कारण लखनऊ समझौते की इतिहासकारों द्वारा एक तरह से आलोचना भी की गई थी। वस्तुतः उस समय कांग्रेस में पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे ही नेता भी थे जो पृथक चुनाव प्रणाली के 1909 से ही तीव्र विरोधी थे और इन नेताओं के कारण अनेक बार ऐसा लगता था कि कांग्रेस लीग समझौता अंधकार में पड़ जाएगा, लेकिन तिलक की मध्यस्थता के कारण अंततः लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हो गया। वस्तुतः यह समझौता एक प्रकार की राजनीतिक सौदेबाजी ही थी, क्योंकि इस समझौते में विरोधाभास भी दिखाई दे रहा था और जहां एक और संयुक्त प्रांत में मुसलमानों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में दूसरे स्थान प्राप्त हुए, वहीं दूसरी और बंगाल में हिंदू कांग्रेसी नेता मुसलमानों की 52% से अधिक जनसंख्या के होने के बावजूद उन्हें 33% से अधिक स्थान नहीं मिल पाया। लंबी राजनीतिक बहस एवं सौदेबाजी के उपरांत मुसलमानों को बंगाल में 40% स्थान प्राप्त हुए और केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों के लिए 1/3 सीटें सुरक्षित कर दी गई। अगस्त 1917 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को शासन में क्रमशः दायित्व देने की नीति एक तरह से घोषित की और इसी नीति से आशय था कि कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। किंतु इस अवसर पर ब्रिटिश प्रशासकों ने विधानसभाओं के निर्माण के लिए कांग्रेस लीग समझौते के आधार पर ही प्रतिनिधित्व प्रणाली संबंधी प्रस्ताव बनाए और यद्यपि कांग्रेस लीग समझौते के दूरगामी परिणाम नकारात्मक ही निकले, लेकिन तत्कालिक रूप से इस समझौते ने देश में अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण सा एक तरह से बना दिया। 1917 के मुस्लिम लीग कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए राजा महमूदाबाद ने कहा, देश के हित सर्वोपरि हैं और हमें इस प्रकार बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि हम मुसलमान हैं या भारतीय। तथ्य यह है कि हम दोनों ही हैं, हमारे लिए प्राथमिकता का कोई प्रश्न नहीं है। लखनऊ समझौते का परिणाम यह निकला कि 1916 से 1922 तक का काल हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अभूतपूर्व रहा और इसी समझौते के कारण हिंदू मुसलमानों ने सामूहिक रूप से गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। धन्यवाद।